नमस्कार दोस्तों और स्वागत है ब्लॉकचेन बकर के अगले एपिसोड में। तो रिसेंटली आपने काफी देखा होगा कि बहुत सारे एक्सचेंजेस या सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वाली कंपनीज जैसे कि सेल्सियस है, वॉल्ड जो कि इंडिया में काफी फेमस है, देन वोयाजर है, एक हेज फंड था थ्री एरो कैपिटल, इन सब के कोलैप्सेस हुए हैं। ब्लॉकफाई नेक्सो तो अच्छा कर रहा है, देन blockchain.com ने लगभग 270 मिलियन का एक्सपोजर ले रखा था यूएसटी लूना पे। ये सारी चीजें यूएसटी लूना के क्रैश से एसेंशियली शुरू हुई और आज क्रिप्टो मार्केट लगभग $3 ट्रिलियन के मार्केट कैप से वापस लगभग $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप पे आ चुका है। तो 66% का ड्रॉ डाउन हुआ है यहाँ पे। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए थे तो अभी आपके पास शायद 33 रुपए बचे होंगे अगर आपने डाइवर्सिफाई कर रखा होगा तो, और अगर आपने डाइवर्सिफाई नहीं कर रखा था तो शायद आपके पास 1-2% या 1-2 रुपए जैसे बचे होंगे। 1-2% इज बेटर वे टू रिप्रेजेंट इट। तो इस समय पे मोराल काफी डाउन है लोगों का, और जनरली यही होता है कि पिछले बार भी जब बुल मार्केट 2017 में खत्म हुआ था, 2018 जनवरी में बिटकॉइन ने दिसंबर 2017 में और ईथर ने जनवरी 2018 में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था उस समय का, और उसके बाद लगभग इसको मार्केट को 3-4 साल लग गए वापस रिकवर करने में। रिकवर करने का मतलब कि वापस ऑल टाइम हाई के ब्रेक करने के लिए। तो इस समय क्या होता है कि जनरली ज्यादातर लोग छोड़ के चले जाते हैं, राइट? और यही रीजन है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको क्यों छोड़ के नहीं जाना चाहिए ये चीज, और क्या रीजंस हैं कि ये टेक्नोलॉजी इतनी रिवोल्यूशनरी है, डिसरप्टिव है, और मैं इसमें क्यों इंटरेस्टेड हूँ। और ओवर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स क्यों ये आई थिंक हिस्टोरिकली जितना इनोवेशन देखा है उसका डबल इनोवेशन अब होगा। क्योंकि मोस्ट लाइकली अगर आप थोड़ा भी फॉलो करते हो तो मैं 2-3 लिंक्स डाल दूंगा, जैसे कि आई थिंक मल्टीकॉइन कैपिटल करके वीसी फर्म है, उसने अभी 450 मिलियन का वीसी फंड अनाउंस किया है फॉर क्रिप्टो। A16Z ने शायद $1 बिलियन का किया है, या कुछ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का तो डेफिनेटली किया है, राइट? तो अभी भी इवन इन दिस मार्केट अभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिसेशन आएगा। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिसेशन आएगा। इनफैक्ट 90% जनता एक्सपेक्ट यही कर रही है, और फिर भी लगभग $1 बिलियन प्लस जैसे वीसी इन्वेस्टमेंट्स के फंड्स एलोकेशन हो रहे हैं क्रिप्टो में अभी, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री काफी चीजों को रिवोल्यूशनाइज कर सकती है, तो आपको अभी बने रहना चाहिए इसमें और थोड़ा प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ते रहना चाहिए। तो मेरा ये रीजन है कि लोगों को ये समझाना कि ये क्यों बहुत ही रिवोल्यूशनरी है, राइट? तो टाइम वेस्ट नहीं करते, क्विकली टॉपिक पे घुसते हैं, राइट? तो बिफोर वी स्टार्ट पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इंटरनेट हम आज यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जो हम फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, या ऑफिस के काम के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं, राइट? ये सारी चीजें इंटरनेट ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हो आप इसको, कि भैया आप एक इंफॉर्मेशन अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर करते हो, राइट? तो ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने व्हाट्सएप यूज किया और एक फोटो अपने फ्रेंड को भेज दिया, राइट? तो बेसिकली वो जो आपने फोटो अपने फोन से लिया है वो फोटो नहीं जाता है, वो फोटो का एक कॉपी जाता है, राइट? सिमिलरली अगर आप स्पॉटिफाई छोड़ो, 10 साल पहले अगर आप गाना सुनते थे तो आप कहीं से डाउनलोड करते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उस ऐप ने, जैसे क्या था, mp3.com था, हंगामा था, ऐसे ऐसे कुछ वेबसाइट्स बनते थे, राइट? तो वहां से आप डाउनलोड करते थे। डाउनलोड का मतलब ये नहीं है कि उस वेबसाइट ने वो सॉन्ग ही हटा दिया और आपके पास आ गया, या आपने कहीं से खरीदा तो उसने अपना ओरिजिनल चीज हटा दी। सिमिलरली आप ईमेल भेजते हो, ईमेल पे कोई फोटो भेजा या डॉक्यूमेंट भेजा, तो वो डॉक्यूमेंट कॉपी होके जा रहा होता है, ठीक है? ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस इंफॉर्मेशन एज में, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो या पीडीएफ हो, फोटोज हो, ईमेल्स हो, पीपीटी के स्लाइड्स हो, मैं एक कंसल्टेंट हूं तो मुझे पता है, बट ये सारी चीजें जब आप किसी के साथ शेयर करते हो तो ये कॉपी होती है, ठीक है? अब इमेजिन करो, ये तो समझ में आ गया, राइट? फेसबुक पे भी हम शेयर करते हैं तो बहुत सारे कॉपीज बनते हैं डिजिटली, राइट? और वो फेसबुक अपने अब ये सब चीजें कहाँ स्टोर हो रही होती हैं? फेसबुक के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे सेव हो रही होंगी। गूगल यूज कर रहे हो तो गूगल के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे सेव हो रही होंगी। सिमिलरली आप समझ सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव पे सेव हो रही होंगी, या उनके क्लाउड सर्विसेज पे सेव हो रही होंगी, ठीक है? तो इतना समझा दिया। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। इमेजिन करो कि सेम लॉजिक से मुझे मेरे दोस्त को 100 रुपए भेज, ठीक है?
और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मैंने 100 रुपए भेज भी दिए और फिर भी मेरे पास 100 रुपए, राइट? क्योंकि इंफॉर्मेशन एज में जनरली चीजें जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कॉपी होके जाती हैं, राइट? बट अगर मैंने आपको 100 रुपए भेज दिए, 100 डॉलर फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मेरे पास 100 डॉलर थे, आपको मैं वो करता था और मैंने 100 डॉलर आपको भेजने थे और मैंने 100 रुपए भेज दिया और फिर भी मैं उस 100 रुपए को खर्च कर सकता हूँ, तो एक प्रॉब्लम है, राइट? ये हो नहीं सकता, ये होना नहीं चाहिए, राइट? ये नहीं होता है अभी भी, बट अभी अभी इस चीज को रोकने के लिए क्या होता है कि हम एक फाइनेंशियल मिडिलमैन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब वो मिडिलमैन कौन होते हैं? वो मिडिलमैन होते हैं बैंक्स, गवर्नमेंट, फेडरल बैंक यूएस के केस में, रिजर्व बैंक जो कि गाइडलाइन सेट करती है और फिर बैंक्स उसको फॉलो करते हैं, राइट? तो कभी भी आप जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो तो आप एक मिडिलमैन के ऊपर भरोसा कर रहे होते हो, इंडिया में या ग्लोबली भी, राइट? यूपीआई सिस्टम में भी आप एसेंशियली किसी मिडिलमैन के ऊपर भरोसा कर रहे हो कि भैया जिस एक बंदे से दूसरे बंदे पे जब पैसा जा रहा है तो दे आर मेकिंग श्योर, वो लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इस बंदे के अकाउंट से पैसे कट रहे हैं और दूसरे बंदे के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब ये मॉडल हम लोग देखते हैं, तो इस मॉडल में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो है, बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने कभी क्रेडिट कार्ड यूज किया होगा तो उसमें 48 आवर्स लगते हैं सेटलमेंट होने में, ठीक है? 48 आवर्स तक सेटलमेंट नहीं होता है, मतलब ये सिस्टम थोड़ा स्लो है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एट द सेम टाइम जब ये लोग आपका ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, ये आपका डेटा भी स्टोर कर रहे होते हैं। अगर मैं एमएक्स यूज कर रहा हूँ 2 साल से, तो एमएक्स को ये पता है कि मुझे हॉटस्टार पसंद है या अमेजोन प्राइम पसंद है। अगर मैं क्रेड यूज कर रहा हूँ तो क्रेड को ये पता है कि मुझे इंडियन खाना पसंद है या चाइनीज खाना ज्यादा पसंद है, राइट? तो ये आपके प्रेफरेंसेस को भी एक्सप्लॉइट तो नहीं कहूंगा, बट इनको पता है कि क्या आपके प्रेफरेंसेस हैं और उसके बेसिस पे डेटा टिपिकली सेल करते हैं, राइट? तीसरा क्या प्रॉब्लम है, ये सारा डेटा तो चलो ठीक है, मैं मान भी लूंगा कि क्रेड मेरा डेटा नहीं बेचेगा या पेटीएम मेरा डेटा नहीं बेचेगा या गवर्नमेंट की एजेंसीज या बैंक्स मेरा डेटा नहीं बेचेंगे, जो कि बेच रही होंगी मोस्ट लाइकली। बट फिर भी एक बड़ा डर है कि ये सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज होने का मतलब कि जोमैटो के ऑफिस में अगर आपने जोमैटो पे अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है तो उसके पास आपका कार्ड नंबर स्टोर्ड है, ठीक है? वो यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बिकॉज ये सेंट्रलाइज्ड है, बट तो ये हैकिंग के लिए प्रोन है, राइट? हैकर्स उसको टारगेट कर सकते हैं, जैसे जोमैटो के साथ आई थिंक लास्ट ईयर हुआ था, जहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल का क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, फोन नंबर, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन गायब हो गए थे। और ये बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बार हो चुका है, राइट? ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है, हजारों कंपनी के साथ हुआ है, ठीक है? और चौथा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब ये सिस्टम बनता है और इस सिस्टम को ग्लोबली लोग अडॉप्ट करते हैं, तो गिने चुने प्लेयर्स उसके मेजर वैल्यू होल्डर्स बनते हैं, राइट? फिनटेक का एग्जांपल लो तो इंडिया में आई थिंक यूपीआई, फोन पे सबसे ज्यादा हो रहा होगा और गूगल पे सबसे ज्यादा हो रहा होगा, राइट? देन क्रेड सबसे ज्यादा हो रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरा डेटा यूज कर रही है क्रेड तो मेरे को कुछ फायदा हो रहा है। आपको कुछ पॉइंट्स मिले होंगे शुरू में, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 साल 5 साल डाउन द लाइन ये सारी चीजें चली जाएंगी, राइट? सेम चीज आपने उबर के केस में भी देखा, वो 2009 के समय जब आया था तो 5 रुपए पर राइड मिल रही थी, लेकिन आज रेट्स काफी हाई हो चुके होंगे, राइट? तो वो जो डेटा है आपका, या आप एक अर्ली कस्टमर थे, उसका फायदा आप, ये शेयरिंग इकोनॉमी बोला जाता है, लेकिन ये शेयरिंग इकोनॉमी नहीं है। ये स्टिल जो कैपिटल होता है वो बहुत कम लोगों पे अक्रू होता है। तो सीईओज या अर्ली इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रॉफिट्स अक्रू होती हैं, या वो वेल्थ बनाने में सक्सेसफुल होते हैं यूजिंग दीज कंपनीज, ठीक है? तो ये 4-5 प्रॉब्लम है। इसमें से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो डबल स्पेंडिंग का था, कि मैंने 100 रुपए भेजे, वो 100 रुपए मेरे पास रहे और फिर भी आपके पास चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3-4 प्रॉब्लम्स और हमने किया कि स्लो होता है, ये कंपनीज टिपिकली आपका डेटा कैप्चर करती हैं, ये सेंट्रलाइज होती हैं, और वेल्थ क्रिएशन जो होता है वो एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल बोलने का मतलब कि कुछ लोगों के पास ज्यादा वेल्थ आएगा और कुछ लोगों के पास कम आएगा, और कुछ लोग जो यूज ही नहीं करते हैं उनके पास कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया। अब इसको चेंज कैसे किया जा सकता है, राइट? इसको चेंज कैसे किया जा सकता है, अगर इसको आपको डिटेल में समझना है तो आपको बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पढ़ना चाहिए कि 2009 में सतोशी नाकामोटो ने व्हाइट पेपर लिखा था, जिसमें उसने ये प्रपोज किया था कि ये जो
डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम है। डबल स्पेंडिंग यही हुआ कि एक चीज जो मेरे पास है वो मैंने आपको भेजी, और वो मेरे पास भी है और आपके पास भी है। जैसे फोटोज के केस में होता है, अगर मैंने फोटो आपको भेजा तो मेरे पास भी रहेगा, आपके पास भी रहेगा। लेकिन पैसे के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जब स्पेंडिंग की बात आती है, वैल्यू की बात आ जाती है, कि कोई वैल्यूएबल चीज, अगर मेरे पास जमीन का एक ब्लॉक है या एक घर है, वो मैं किसी को बेच रहा हूँ और वो उसके नाम पे भी है, मेरे नाम पे भी है, तो एक प्रॉब्लम है, राइट? ये ट्रेडिशनली कैसे चीजें मॉनिटर की जाती है? सेंट्रलाइज तरीके से गवर्नमेंट मॉनिटर करती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल बॉडीज होती हैं। लेकिन उसका पॉइंट ये था, उस व्हाइट पेपर का पॉइंट ये था कि ये चीज को हम कैसे बिना किसी को ट्रस्ट किए हुए, बिना किसी मिडिल मैन को ट्रस्ट किए हुए, मिडिल मैन कौन हो गए? जो बीच में रेगुलेशन बनाते हैं और सर्विस का चार्ज लेते हैं, राइट? बिना किसी मिडिल मैन को ट्रस्ट किए हुए हम कैसे इस चीज को फिर भी अचीव कर सकते हैं? ये डबल स्पेंडिंग नहीं हो। जब मैं 100 रुपए भेजूं तो पहले वो सिस्टम चेक करे कि 100 रुपए इसके पास है या नहीं है, और अगर इसके पास है तो 100 रुपए भेज दिए तो इसका अकाउंट बैलेंस 100 रुपए से कम हो जाना चाहिए, राइट? ये सिस्टम कैसे बना जाए ताकि मिडिल मैन जो है वो कोड हो जाए, सॉफ्टवेयर का एक कोड हो जाए, रादर देन कोई इंसान। जब तक कोई इंसान मिडिल मैन रहेगा तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? आप उसको घूस दे सकते हो, ब्राइबरी के केसेस होते हैं, अगर आप ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो तो उस पर प्रेशर बना सकते हैं अगर मिडिल मैन पे। तो ये सब चीजें आप देखते भी होगे, इंडिया में बहुत सारे रियल एस्टेट के केसेस हो गए, या कोई भी चीज कहीं पे भी अगर मिडिल मैन इंसान है तो वो एक प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर वो कोड है तो कोड प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वो हमेशा इंप्रूव होते जाएगी, राइट? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर 5 साल तक चल गई तब मोस्ट लाइकली वो बैटल टेस्टेड भी है, राइट? तो इस चीज को सॉल्व किया था बिटकॉइन, राइट? कि कैसे डबल स्पेंडिंग भी हट जाए और हम ये जो मिडिल मैन है, ये जो आपका डेटा रख रहे हैं, जो आपको स्लो ट्रांजैक्शन दे रहे हैं, और जो कि सेंट्रलाइज तरीके से आपका डेटा रखते हैं कि एक ही डेटा सेंटर में आपका डेटा है, राइट? ये सब चीजें हटा के आप एक सिस्टम पे ट्रस्ट करो, और आप उस सिस्टम के पार्ट भी हो सकते हो। अगर आपने थोड़ा सा बिटकॉइन खरीद लिया, 0.15 खरीद लिया, 0.01 खरीद लिया, तो आप उस सिस्टम का पार्ट हो। अब अगर सेटलमेंट हो रहा है तो आप उस सिस्टम के पार्ट हो, अगर कुछ प्रॉफिट्स आएंगे तो आपके पास भी आएंगे। ये सॉल्व किया था बिटकॉइन में, राइट? 2009 में। तो समरी क्या है इसका? कि एक प्रोटोकॉल है जो कि लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता है, बल्कि कोड पे ट्रस्ट करता है, ठीक है? इसको बहुत सारे लोग आप यूट्यूब पे देखते होंगे, बहुत सारे लोग इसको ट्रस्टलेस भी बोलते हैं। ट्रस्टलेस सिस्टम है, ठीक है? अगर डिटेल में पढ़ना है और समझना है कि बिटकॉइन एक्चुअली में कैसे काम करता है तो ये मैं समझा सकता हूँ, बट उसमें काफी टाइम लग जाएगा, तो मे बी हम कभी अगले वीडियो पे करेंगे। बट बिटकॉइन को एक्सपैंड किया गया 2014 या 15 में, कह सकते हो, बट की जबकि इसका व्हाइट पेपर तो 2012-13 में लिख दिया था विटालिक ब्यूटेरिन ने, और उसने एक ब्लॉकचेन बनाया था इथेरियम, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब काफी सिंपल है, वर्ड से भी काफी क्लियर हुआ कि स्मार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? ये बेसिकली अगर आपने कोडिंग पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इफ एल्स जो स्टेटमेंट्स होते हैं उस टाइप के कोड्स भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। कि अगर जैसे अगर मैंने बोल दिया, सिंपल इसके यूज केसेस क्या हो सकते हैं कि अगर मैंने 10 महीने तक कोई चीज नहीं की तो 100 रुपए इसको क्रेडिट हो जाए, राइट? ये लोन वाले केसेस बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है। या कोई भी एप्लीकेशन हो, आपके गेमिंग का एप्लीकेशन हो, कि अगर दीपक वर्सेस कोई और का मैच चल रहा है और किसी और ने ज्यादा पॉइंट स्कोर किए तो उसको बेटिंग वाले अमाउंट दे दो। या लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हो गए, राइट? कि 100 साल हो गए हैं अगर इस जमीन को या इस अपार्टमेंट के लीज को, तो इसको रिन्यूअल के एक फीस जनरेट करना पड़ेगा ओनर के लिए। ये सारी चीजें कोड में आप इथेरियम पे कर सकते हो, और ये सारी चीजें सेम फंक्शनैलिटीज भी मिल रही हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब कि हजारों करोड़ों लोग इसके ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये वो नहीं है कि भैया आपके पड़ोस का कोई साहूकार है जिसको आपको पैसे देने पड़ेंगे आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए। ये पूरी जनता देख सकती है, और ये कहीं से भी आप जाके डाउनलोड करके ट्रांजैक्शन अपने लैपटॉप पे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम को गलत करना या गलत ट्रांजैक्शन डालना बहुत मुश्किल होता है, राइट? तो इथेरियम ने बिटकॉइन के प्रपोजल को थोड़ा एक्सपैंड कर दिया और उसमें बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ले आए, जिसके कारण आप कुछ कोड के थ्रू इफ एल्स जैसे स्टेटमेंट्स भी डाल सकते हो कि ये हो रहा है तो ये होना चाहिए, वो हो रहा है तो वो होना चाहिए, और ये सब चीजें कोड कंट्रोल करेगा और ये डिसेंट्रलाइज रहेगा। आप देख सकते हो, मैं देख सकता हूँ। अभी क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रही है ब्रिज का, तो पैसे कैसे खर्च हुए किसी को नहीं पता चलेंगे, राइट? बट अगर यही चीज ब्लॉकचेन के थ्रू हो
तो सारे ट्रांजैक्शन आप देख सकते हो, किसके वॉलेट में गया, किस बिल्डर के अकाउंट में कितना गया, कब गया, राइट। ये सारी चीजें काफी ओपन हो जाएंगी। ब्लॉकचेन क्या होता है कि सब चीजें ओपन रखता है, बट फिर भी वैल्यू जो होती है, जो ओनर होता है उसके वॉलेट पे रहती है। तो ये काफी अमेजिंग बात होती है, राइट। बट इतना ज्यादा वो बेसिक्स में नहीं घुसते हैं, राइट। थोड़ा हाई लेवल पे रहते हैं और समझते हैं कि क्यों मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 5 years 10 years ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सबसे ज्यादा वैल्यू कैप्चर, वन ऑफ द टॉप 2-3 इंडस्ट्रीज में से एक होनी चाहिए। क्यों? कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स इमेजिन कि ये जो ओपन नेटवर्क है, ब्लॉकचेन्स हैं, ये हो सकता है इथेरियम नहीं करे या बिटकॉइन नहीं करे, बट कोई और प्रोजेक्ट कर ले, राइट। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, और काफी लोग उसको यूज कर रहे होने चाहिए, और ब्लॉकचेन पे बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 लोग ही वैलिडेटर है। अगर इसके बारे में आपको और समझना है तो मैं कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बट लेट्स से कि क्या क्या यूज केसेस, आई मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या क्या यूज केसेस, और वो यूज केसेस वैल्यूएबल हैं या नहीं, राइट। क्या यूज केसेस ये सॉल्व कर सकता है, और क्या वो यूज केसेस वैल्यूएबल हैं, राइट। एक जो यूज केस कुछ 4-5 मैं बताता हूँ, और फिर आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है इस वीडियो का कि आपको ये समझ में आए कि ब्लॉकचेन वैल्यू क्या ला रहा है, राइट, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो इमेजिन करते हैं लैंड के जो टाइटल्स होते हैं, या लैंड ओनरशिप जो होता है, राइट। लैंड ओनरशिप के डिस्प्यूट्स के कारण इंडिया में आई थिंक 2021 का रिपोर्ट है इकोनॉमिक टाइम्स का, मैं लिंक भी डाल दूंगा, 200 बिलियन के जैसे इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पाए थे, ठीक है। और ये तो बस रिपोर्टेड डेटा है। आप अगर कभी अपने गांव गए हुए या आपके लार्जर फैमिली को, तो आपको पता होगा बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो रहे होते हैं, राइट। क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया गवर्नमेंट के ऑफिशियल को, या किसी ने धमकी दे दी, और इसके कारण डिस्प्यूट हो रहे हैं। ये तो फैमिली रिलेटेड हो गया। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट के ऑक्यूपेशन हो रही है जमीन पे, या बहुत बार ऐसा होता है कि किसी प्राइवेट इन्वेस्टर ने कुछ जमीन ऑक्यूपाई कर ली बहुत ही कम दाम पे। ये सब चीजें हिडन रहती हैं पब्लिक से, राइट। और इसके फाइनेंशियल रिपरकशंस क्या हो रहे हैं कि 200-300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो कि हो सकता था वो नहीं हो रहा है, राइट। तो ये सब चीजें अगर ब्लॉकचेन पे रहेंगी तो कोई भी देख सकता है, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, और आप गवर्नमेंट को इजीली या किसी प्राइवेट एंटिटी को इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं कि भैया ये क्यों हो रहा है, राइट। और ये है कि अगर एक बार मेरी जमीन मेरे नाम पे आ गई ब्लॉकचेन पे, जो कि चेंज नहीं किया जा सकता है, जिसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, एक बार मेरी जमीन मेरे नाम पे आ गई तो उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, राइट। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी ने आके घर बना लिया तो उसके नाम पे हो गई, पूरा दुनिया जानेगा। इम्यूटेबल कहते हैं उसको, कि ब्लॉकचेन इम्यूटेबल होते हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। जब तक मैं खुद से अपने वॉलेट से उसका ट्रांजैक्शन करके किसी और को के नाम पे नहीं डालूं, वो चेंज नहीं हो सकता, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सिर्फ इंडिया में 200 बिलियन है, ग्लोबली आई थिंक बहुत ही ज्यादा होगा। आई एम श्योर ये चीजें हर कंट्री में मोस्ट लाइकली, एटलीस्ट डेवलपिंग वर्ल्ड में तो बहुत ज्यादा होती होंगी। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, रेमिटेंसेस वर्ड आपने काफी सुना होगा। जैसे मैं आज बर्लिन में रहता हूँ अभी, और मुझे घर पे कुछ पैसे भेजने होते हैं, तो अगर मुझे $1000 भेजने हैं तो मुझे लगभग 10 यूरो जैसा, $1000 भेजने हैं तो $10 जैसा ट्रांजैक्शन फीस लगता है। मतलब लगभग 1% का ट्रांजैक्शन फीस हो गया वो, राइट। तो आप 1% रुपए अपने जो कमाए हुए हैं, पहले तो आपने टैक्स दे दिया, फिर आपने एक मिडिलमैन को 1% रुपए दिया अपने घर पे भेजने के लिए। अपने मम्मी पापा को अगर आप पैसे भेज रहे हो तो आपका 1% का ट्रांजेक्शन लगता है, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। अब यही चीज मुझे ब्लॉकचेन के थ्रू करनी होगी तो 2-3 मिनट में हो जाएगा। ट्रांजैक्शन फीस अगर मैं सोलाना यूज कर रहा हूँ या बाइनेंस यूज कर रहा हूँ तो बहुत ही कम रहता है, बहुत ही ज्यादा कम रहता है। और ऐसे इमेजिन करो कि लेट्स से मैं $1000 की बात करूँ, राइट। ये 1% पे काम करते हैं। बट अगर यही चीज मुझे इथेरियम पे भेजना होगा तो शायद $20 लगेगा, लेकिन वही चीज मुझे $10 मिलियन भी भेजना होगा तो 20 ही रुपए लगेगा, राइट। तो इथेरियम पे जब लेयर 2 आ जाएंगे, इथेरियम जो कि सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है, मुझे लगता है जब लेयर 2 आ जाएंगे, लेयर 2 अगर आप यूज करोगे तो उसमें दिखता है कि $0.03 लगता है फीस, कभी कभी $0.02 लगता है फीस। तो आप $10,000, $20,000, $1 मिलियन भी अगर भेज रहे हो तो उसमें भी $0.02 जैसा फीस लग रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और वो 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर ट्रांजेक्शन हो जाएगा, 10-15 मिनट के अंदर फाइनलिटी आ जाती है। तो मैं यहाँ से भेजूंगा पैसे, $0.03 या $1 लगेगा, और मेरी मम्मी को या मेरे पापा को वहां पे पैसे मिल जाएंगे, राइट। रेमिटेंसेस का डॉलर वैल्यू जो ग्लोबली सेटल होता है लगभग $600 बिलियन का था पिछले साल में। $600 बिलियन। अगर सिर्फ इसको ही एड्रेस कर दिया जाए तभी भी $600 बिलियन का एक प्रोजेक्ट का मार्केट कैप होना चाहिए, राइट। और इमेजिन करो कि जब ये चीजें सॉल्व हो जाती हैं तब लोग ज्यादा करते हैं, राइट। अभी लोगों में हिंड्रेंस भी होता है। जैसे मेरे को हिंड्रेंस होता है कि जब तक एक बार ज्यादा अमाउंट ना हो जाए मैं नहीं करूं ट्रांजैक्शन।
तो जैसे जैसे ये चीजें सस्ती होंगी वैसे वैसे मार्केट वैल्यू भी टिपिकली बढ़ता है। ओके, देन थर्ड चीज जो जो ब्लॉकचेन काफी इजीली सॉल्व कर देगा वो है आपकी आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप, जैसे मैं समझा रहा था कि जोमेटो को ये पता है कि आप क्या खाना पसंद करते हो, राइट, किस टाइम पे आप खाना पसंद करते हो। जैसे अगर कोई रियली में मेरा बैंगलोर का ऑर्डर हिस्ट्री एनालाइज करेगा, अगर जो कि जोमेटो इजीली कर सकती है, स्विगी इजीली कर सकती है, तो उसको पता है कि मैं रात को 1-2 बजे मोस्ट लाइकली ऑर्डर कर रहा हूँ, कुछ डेजर्ट ही ऑर्डर कर रहा हूँ, राइट। तो उनको ये डेटा पता है, शायद मुझे ही नहीं पता होगा। ये तो मैं काफी कॉन्शियसली अगर सोचूं तो मुझे समझ में आएगा, लेकिन जनरली हम कॉन्शियसली इतना चीजें नहीं सोच रहे होते हैं। उबर को ये पता है कि आप कहाँ कहाँ जाते हो या क्या क्या किस किस टाइप की जगह पे जाना पसंद करते हो, राइट। क्रेड को ये पता है कि आप कहाँ कहाँ पे क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हो, राइट। आपके बैंक को पता है कि आप कहाँ कहाँ पे खाना खाते हो, कहाँ पे आपके लोन्स हैं, आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री पता है। लेकिन इसका फायदा किसको मिलता है? बैंक्स को। या इसका फायदा किसको मिलेगा? जोमेटो को, स्विगी को, फेसबुक फॉर एग्जाम्पल। फेसबुक को पता है आप कहाँ ट्रैवल करना पसंद करते हो, फेसबुक को पता है कि, मतलब फेसबुक को तो आप क्या ही कहें, फेसबुक को तो 99 आपसे ज्यादा आपके बारे में पता है, राइट। और ये क्या करती हैं कंपनीज? डेटा बेचती हैं और अपने लिए प्रॉफिट कमाती है, राइट। उसका प्रॉफिट आपके पास कभी नहीं आता। एक बेनिफिट मिल रहा है आपको कि आपका खाना डिलीवर हो गया स्विगी से, जोमेटो से, लेकिन फेसबुक ऑन द अदर हैंड साल के 80 बिलियन 60 बिलियन बना रही है, राइट। तो अगर यही चीज डिसेंट्रलाइज रहेगी और अगर आप ईथर ओन करते हो, बिटकॉइन ओन करते हो और उसके ऊपर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनता है, तो एसेंशियली प्रॉफिट्स ट्रिकल डाउन होते हैं। प्रॉफिट्स, अगर आपका डेटा है तो आप उसको, एक तो आप उसको बोल सकते हो कि नहीं मैं बेचना ही नहीं चाहता, कोई और यूज ही नहीं कर सकता, और आप उसको लॉक भी कर सकते हो। दूसरा है कि आप एनेबल कर सकते हो कुछ प्लेटफॉर्म्स को, और जो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे उसका आपको फीस भी दे देंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिंगल पार्टी एसिमेट्रिक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, जो कि हमने काफी अच्छे से हमें सेल किया गया था कि शेयरिंग इकोनॉमी आई है, शेयरिंग इकोनॉमी आई है उबर के नाम पे, बट उबर भी आपको कोई फायदा नहीं देती है, राइट। ऐसा नहीं है कि उबर के रेवेन्यू के आप रेवेन्यू बोल रहा हूँ, प्रॉफिट का कुछ शेयर आ रहा है आपके ऊपर। डाउस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डाउस डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉकचेन में। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हो डाउस के बारे में, राइट। और चौथा जो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट चीज है, राइट, जो कि मोस्ट लाइकली बहुत ही गेम चेंजर है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है, वो है कि जैसे आर्टिस्ट के बारे में आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिशियन के देख लो, राइट। 1970-60s में यूएस में क्या होता था कि अगर आपने 1 मिलियन गाने बेच दिए तो आपको लगभग 50,000-60,000 डॉलर जैसे मिल जाएंगे, राइट, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बट आज के टाइम पे स्पॉटिफाई या एप्पल एक एक मिलियन गाने पे शायद $3,000 या $4,000 देती है, ठीक है। तो बेसिकली जो बड़े आर्टिस्ट हैं, ये म्यूजिक हो गया। फिर आर्टिस्ट कहने का मतलब कोई भी टाइप का आर्टिस्ट हो सकता है, राइट। दूसरा आप इमेजिन कर लो कि कोई पेंटर है, उसको उसको अपनी पेंटिंग बेचनी है, या कोई कोई क्या बोलते हैं, एक्टर है। तो आर्टिस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट हर एक जगह पे मिडिल मैन बसे हुए हैं। मिडिल मैन जो होते हैं वो इनका मेजर प्रॉफिट का जो चंक होता है वो ले जाते हैं। म्यूजिक एंड एनएफटीज करके मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें काफी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे म्यूजिशियंस के पास शायद 10% ऑफ द ओवरऑल प्रॉफिट आता है, और 90%, 80%, 90% जो प्रॉफिट होता है वो ये मिडिल मैन ले जाते हैं। ब्लॉकचेन से क्या होगा? अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं ब्लॉकचेन पे डाल सकता हूँ कि ये रहा मेरा म्यूजिक, इस पे मैं, अब जैसे मैंने समझा था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है इथेरियम, राइट, और बाकी भी बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, मेरे को इथेरियम पसंद है, बट इसमें मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, राइट। इसमें मैं एक कोड डाल सकता हूँ कि अगर कोई सिर्फ गाना सुनना चाहता है तो वो शायद 1 पैसे में सुन सकता है। अगर कोई इसको कमर्शियल यूज में यूज करना चाहता है तो वो 2 रुपए दे दे मुझे। और अगर कोई इसको मूवीज या कोई लार्ज प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है तो वो मुझे 2,000 रुपए दे दे हर यूज के। और ये मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिख के इथेरियम पे डाल सकता हूँ, और जो जैसे यूज करेगा उसका सीधा का सीधा प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा। मैं घर पे बैठ के यूट्यूब पे वीडियो, कोई म्यूजिक स्टूडियो पे वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, ब्लॉकचेन पे चला गया वो गाना, और पूरी दुनिया से कोई भी उसको सुन सकता है, यूज कर सकता है, उसका सीधा का सीधा प्रॉफिट मेरे पास आएगा। तो ये सिस्टम सही तो है ही, मेरे को तो लगता है ये सिस्टम काफी कूल है, राइट। ऐसे ही सिस्टम ऑपरेट करनी चाहिए कि बीच वाले जो होते हैं, बीच वाले या मिडिल मैन जो होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द वैल्यू आर्टिस्ट का नहीं ले जाना चाहिए उनको, राइट। या किसी भी सिस्टम में अगर मुझे मेरी मम्मी को पैसे भेजने हैं तो मिडिल मैन को इतना ज्यादा पैसा क्यों जाना चाहिए, राइट, कंसिडरिंग कि वो बार बार इनोवेशन नहीं कर रहे। इनोवेशन हो गई, आपने फिर 10 साल चार्ज कर लिया, मेरे को समझ में आता है, लेकिन आप हिस्ट्री में आप 150 साल से चार्ज किए जा रहे हो और आपने कुछ इनोवेशन भी नहीं किया, आपने बस कॉपी किया है, राइट। तो बिटकॉइन, इथेरियम और भी नए लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं, ये सारे इन सारे टाइप के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और सारे प्रॉब्लम बिलियंस ऑफ डॉलर्स में
वैल्यू होल्ड करते हैं आज के करंट मार्केट में। ये सारे जो मैंने 4-5 एग्जांपल्स दिए, आर्टिस्ट वाला, रेमिटेंस वाला, लैंड ओनरशिप वाला, राइट, और क्या दिया था, नोट्स देख लेता हूँ, आई थिंक और कुछ दिया था क्या, रेमिटेंस हो गया, लैंड ओनरशिप हो गया, शेयरिंग इकोनॉमी हो गया कि आप कोई कंपनी बना रहे हो। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि आजकल जो चौथा या पांचवा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि जैसे कंपनीज जो बनती हैं आज के टाइम पे, राइट, कंपनी बनती है, जैसे फेसबुक बन गई थी 2003-4 में, राइट, और फिर उन्होंने फंड्स उठाए, फिर बहुत ही सक्सेसफुल हो गई कंपनी, बट उसका ओनरशिप जो था वो ओनरशिप काफी सेंट्रलाइज था। ओनरशिप सेंट्रलाइज कहने का मतलब कि फेसबुक को आप कह सकते हो कि 50% से ज्यादा जो उसका ओनरशिप था, और ये मैं फेसबुक का बस एग्जांपल ले रहा हूँ, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आप हर एक कंपनी के लिए ये ट्रू कह सकते हो। उसका जो 60% 70% जैसा ओनरशिप था वो लार्जली वीसीज और फाउंडर्स के पास रहता है। हिस्टोरिकली ऐसे ही सारी कंपनीज फंडिंग उठाती हैं कि पहले कंपनी बना, आइडिया बना, एमवीपी बना, लोगों को पसंद आया तो कुछ वीसीज इंटरेस्टेड हुए उसमें और फिर पैसा डालेंगे, फिर उनको कुछ इक्विटी मिलेगी। बट ये कभी जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल, जनरल पब्लिक के लिए कभी भी अवेलेबल नहीं रहता है, राइट, ये इक्विटी की भैया मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा है। ये चीज आप बिटकॉइन इथेरियम पे कर सकते हो, राइट। पहले तो आप जाके अभी इथेरियम खरीद सकते हो या बिटकॉइन खरीद सकते हो या कोई और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट खरीद सकते हो। दूसरा है कि आजकल बहुत सारी कंपनीज और प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो इनिशियल डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ऑफरिंग करते हैं, आईडीओ बोलते हैं इसको, पहले आईसीओ बोलते थे, और अगर बाइनेंस वगैरह पे देखते हो तो उसको आईईओ बोलते हैं, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग। इसमें क्या होता है कि कंपनीज बोलते हैं कि 10% या 15% टीम के पास रहेगा कॉइन, और बाकी जो होगा वो हम पूरे कम्युनिटी को बांट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार प्रोजेक्ट बन गया तो कम्युनिटी उसका पार्ट बन सकती है। तो काफी ओपन सिस्टम है यहाँ पे। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि रियली में वो वैल्यू ऐड कर रहा है, उसकी यूटिलिटी है लॉन्ग टर्म, 5 साल 10 साल 20 साल डाउन द लाइन, तो आप उसको जाके खरीद सकते हो, आप उसके ओनर बन सकते हो। तो ये काफी ओपन है, ऐसा नहीं है कि भैया 90% ऑफ द जनता जो है उसको आईपीओ का वेट करना पड़ेगा तभी आप पार्ट बन सकते हो उस कंपनी के, राइट। और 90% जनता को आईपीओ के पहले उसका मैक्सिमम वैल्यू रियलाइज हो चुका होता है मोस्ट लाइकली। जस्ट इमेजिन करो, फेसबुक जब $1 मिलियन की थी, आपको उस समय मौका मिलता है उस पर इन्वेस्ट करने का, और फेसबुक बन गई जब आईपीओ हुआ था उनका शायद 35-40 बिलियन पे हुआ था। तो 35-40 बिलियन पे 1 मिलियन से पहुंचना या 10 मिलियन, 5 मिलियन 10 मिलियन से पहुंचना कितना बड़ा गेन है। 10 मिलियन से 1 बिलियन पहुंचना लगभग 100 है, और फिर 1 बिलियन से 40 बिलियन लगभग 40, जो 4000x है 10 साल के टाइम फ्रेम में। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अमेजॉन है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, आजकल के रिसेंट जो प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, एयरबीएनबी हो गया, ये सब, उबर हो गया। अगर इसमें आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं करते आप, बट आपके पास ये कभी अपॉर्चुनिटी भी नहीं रहती है, राइट। तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जो ब्लॉकचेन्स सॉल्व कर रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही था आपको समझाना कि मैं ब्लॉकचेन को कैसे देखता हूं और मुझे क्यों लगता है कि ये वैल्यूएबल चीज है। हो सकता है आगे चल के रेगुलेशंस आए, हो सकता है जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं वो इसको कैप्चर नहीं करें वैल्यू को, बट कोई और प्रोजेक्ट करे। बट अगर आप गेम में ही नहीं रहोगे और अगर आप इस इंडस्ट्री को फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो आप फिर से इसको मिस आउट करोगे, राइट। तो मेरा गाइडेंस यही रहेगा कि इसको पढ़ो, इसके बारे में समझिए, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में समझो। अगर कंटेंट पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।